सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के। चलिए, हम पढ़ा रहे थे आपको संविधान का भाग 2। क्या है भाग 2 में? नागरिकता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। अनुच्छेद हम पूरा बता चुके थे। उसके बाद हम आपको बताए थे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। फिर इसमें कई बार संशोधन हुआ है, उसका भी हमने जिक्र कर दिया। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में। दूसरा कब हुआ था? 1992 में। तीसरा कब हुआ? 2003। चौथा 2005। पाँचवा 2015 और छठवां 2019। इसी 2019 में जो संशोधन हुआ है उसे ही हम कह सकते हैं CAA 2019, यानी भारतीय नागरिकता संशोधन। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या था, इसी पर हम चर्चा करने वाले थे। कुछ बता भी दिए थे शायद। चलिए शुरुआत से फिर ले लेते हैं। जो लोग कल क्लास में नहीं थे वो सब हेडिंग लगा लीजिए, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता से संबंधित अब तक जितने अधिनियम लाए गए उन सभी अधिनियमों में से सबसे अधिक चर्चा में रहा, एक बात। और दूसरी बात, इसका सबसे ज़्यादा क्या हुआ? विरोध भी हुआ। कारण क्या था? वो कारण आप सभी समझते हैं। चलिए हम फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। कहाँ से? लोकसभा से। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 2019 को ही पारित हो गया। कहाँ से? राज्यसभा से। उसके ठीक एक दिन बाद यानी 12 दिसंबर 2019 को ही किसने? राष्ट्रपति की क्या हो गई? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो वो विधेयक किस में परिवर्तित हो गया? अधिनियम में। यानी कि जैसे ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो अधिनियम विधेयक किस में बदल जाएगा? अधिनियम में। तो वो कब हो गया? 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही ये क्या कहा गया? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया। इसके बाद फिर बात ये होती है कि इसे लागू कब किया गया? तो ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको याद कर लीजिए। डेट लगभग वही है, दिसंबर से अगला महीना जनवरी, 9, 11, 12, उसके बाद 10 जनवरी। हाँ, तो ये डेट याद कर लीजिए। उसके बाद फिर नोट कर लीजिए, जो लोग कल क्लास में नहीं थे इसको नोट कर लीजिए कि यह लोकसभा से पारित हुआ 9 दिसंबर। लोकसभा से पारित हुआ 9 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा से 11 दिसंबर। कल शायद हम राज्यसभा वाला फैक्ट भूले थे क्या ना? नहीं लिखाए थे, तो नोट कर लीजिएगा। इसमें यह कहा गया, थोड़ा सा हम एक कथन से स्टार्ट करते हैं कि पहले लोगों की क्या सोच थी इसके संदर्भ में जो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। देखिए, सबसे पहले अगर हम ये देखें तो जिस समय देश का विभाजन हुआ, देश का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। तो विभाजन के पश्चात गांधी जी ने एक कथन कहा था। गांधी जी का कथन थोड़ा सा याद रखिएगा। गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में, उस समय बांग्लादेश का अस्तित्व तो था नहीं, आपको सबको पता है, क्योंकि बांग्लादेश का उदय कब हो रहा है? 1971 में। तो गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को, अब पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक मतलब हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कोई और है, लेकिन वहाँ से जो आएगा वो हिंदू होगा, जैन होगा, पारसी होगा, ईसाई होगा, बौद्ध और जैन होगा, क्योंकि वहाँ के संदर्भ में वो अल्पसंख्यक है ना। तो गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के द्वारा न केवल नागरिकता दी जाएगी, न केवल नागरिकता
देना होगा, बल्कि न केवल नागरिकता देना होगा बल्कि उन्हें नौकरी भी प्रदान करनी होगी, नौकरी भी प्रदान करनी होगी। अब इस कथन को समझिएगा कि गांधी जी ने ये कहा था कि भले विभाजन के पश्चात जिन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हमको कहाँ रहना है, पाकिस्तान में, लेकिन कल उनके साथ यदि उनका शोषण होता है, कहाँ शोषण होगा, पाकिस्तान में, और यदि वे भारत में आते हैं तो भारत सरकार न केवल उन्हें क्या प्रदान करेगी, नागरिकता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें क्या करेगी, सरकारी नौकरी भी प्रदान करेगी। ऐसा कौन कहा था? गांधी जी ने। इन्हीं से मिलता जुलता कुछ कथन नेहरू जी का भी था। नेहरू जी ने भी गांधी जी की इस बात का क्या किया था? समर्थन किया था। और इतना ही नहीं, 2000, हम आगे बढ़ चलते हैं, समय था 2003। अब हम 2003 में कहें किसकी सरकार थी तो कौन बताएगा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, मैंने इसे बता दिया ना। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा में थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस समय की उपसभापति, कौन? राज्यसभा में सभापति या उपसभापति होंगे, उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला। कौन थी? नजमा हेपतुल्ला। जब वो उपसभापति यानी कि राज्यसभा का क्या कर रही थी? संचालन कर रही थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और उस समय आपको पता है कि उप प्रधानमंत्री कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि बांग्लादेश से, कहाँ से? बांग्लादेश से। उन्होंने किसका नाम लिया? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश का नाम लिया। बांग्लादेश का नाम लेते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था, क्या कहा था? कि यदि क्या मतलब, जो भी शरणार्थी या जो भी अल्पसंख्यक शरणार्थी, उन्होंने कहा जो भी अल्पसंख्यक शरणार्थी बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए हमको थोड़ा क्या बनना चाहिए? उदार होना चाहिए। उदार का मतलब उनके साथ थोड़ा नरमी बरती जानी चाहिए। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब कह रहे हैं? 2003 में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कथन को सुनते, उन्होंने कथन क्या कहा? कहा कि बांग्लादेश से जो भी अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत आ रहे हैं या भारत आए हैं, उनको नागरिकता देने के संदर्भ में हमको कुछ न कुछ उदारता दिखानी चाहिए। ये कौन कह रहा है? मनमोहन सिंह, 2003 में। अभी इसको आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो इस बात का समर्थन कौन कर रहा है? मनमोहन सिंह कह रहे हैं ऐसी बात। फिर बाद में यही 2019 में यही सब विरोध भी तो करेंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब, आपको राजनीतिक बातों में नहीं पढ़ना है, इसका सीधा मतलब है कि जो सत्ता में नहीं रहता है ना, तो हर बात का विरोध करता है, और जो सत्ता में रहता है, जो बात का पहले विरोध किया है, उसी का फिर समर्थन करता है। ये चलता रहता है। तब जब मनमोहन सिंह ने ये बात कही तो उस समय उपसभापति कौन थी? नजमा हेपतुल्ला। उन्होंने इनकी बात का विरोध किया। किसके? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उन्होंने कहा कि सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, पाकिस्तान भी तो शामिल होना चाहिए उसमें। ये किसने कहा था? नजमा हेपतुल्ला ने। और इन दोनों की बातों के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस बात का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये कब की बात हो रही है? 2003 की। इतनी बातें समझ में आ गई? इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं। गांधी जी का कथन तो जरूर लिख लीजिए, गांधी जी का कथन लिख लीजिए। और ये भी तो याद रखिए कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, और नजमा हेपतुल्ला उस समय उपसभापति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये अधिनियम लाया गया, कब पारित हुआ, कैसे हुआ? लेकिन इसमें बात ये थी, एक डेट याद करिए आप, 31 दिसंबर 2014। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले एक बात। दूसरी बात, 3 देशों का नाम लिया गया। किसका? अफगानिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान का नाम रखा गया, और किसका नाम रखा गया? बांग्लादेश का नाम रखा गया। यानी इन 3 देशों में रह रहे अल्पसंख्यक, अब मैं फिर बोलूँगा, वहाँ के अल्पसंख्यक, ठीक है ना? अल्पसंख्यक कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के दिन या जो उससे पहले भी भारत में आए हैं,
वहाँ के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसियों को भारत की क्या प्रदान की जाएगी, नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसी बात का महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको याद रखना है किसको किसको करना है और कौन सी तारीख, 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले जो लोग आए हैं कहाँ से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन जिस समय ये अधिनियम लाया गया, अधिनियम कब लाया जा रहा है, 2019 में, उस समय के अगर हम उस समय की मौजूदा कानून को देखा जाए तो कानून ये था कि भारत में जो भी या किसी को भी नागरिकता ग्रहण करनी है तो उसके लिए हमने कहा था कि कम से कम 10 वर्ष या हम इसको कह सकते हैं 11 वर्ष भारत में आपको रहना होगा। उसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया या तो देशीकरण की प्रक्रिया के तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सारी बात बता चुके हैं। लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया कि इनके लिए, किनके लिए, इन देशों के होने चाहिए और क्या होना चाहिए, ये धर्म के लोग हैं तो उनके लिए ये जो 11 वर्ष की बाध्यता थी उसको समाप्त करके कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दिसंबर है, 31 दिसंबर हो ही गया है, फिर 2015, 16, 17, 18, 19 और 20, और आपको पता है कि ये लागू भी कब हुआ था, 10 जनवरी 2020 को। यानी कि जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की समय सीमा थी या समयावधि थी वो कितनी थी, कम से कम 11 साल, तो उसको भी घटाकर कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। तो इसको नोट कर लीजिए। इतनी बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इस अधिनियम का विरोध क्यों हुआ इसकी बात करते हैं। यानी कि आपको याद होगा कि लॉकडाउन लगने से पहले दिल्ली के शाहीन बाग में, याद है, दिल्ली के शाहीन बाग में एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हो रहा था। खैर कोरोना आया तो फिर सब अपने अपने घर को चले गए और आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो सवाल यह है कि विरोध क्यों? तो नंबर 1 कारण ये था कि देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कैसा देश, पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है। यानी कि यदि भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत किसके नाम का क्या कह रहा है, धर्म के आधार पर, और वो भी धर्म कौन, जो उन देशों में क्या है, अल्पसंख्यक है, हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, इन सबको क्या किया गया, भारत में नागरिकता दी गई। तो विरोध करने वालों का मानना यह था कि धर्म के नाम पर ये जो नागरिकता दी जा रही है, इससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसमें, जो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्लंघन। तो पहला विरोध करने का कारण क्या था, ये पंथ निरपेक्ष जो नागरिकता दी जा रही है वो किसके आधार पर, धर्म में के आधार पर। और क्या कहा गया कि वहां के जो अल्पसंख्यक है, यदि वहां के अल्पसंख्यकों के साथ साथ यदि मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया होता तो हो सकता है इसका विरोध यहाँ पर इतना न होता। एक चीज। दूसरी चीज, आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख है, समानता के अधिकार का उल्लेख है। और यह समानता धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, नस्ल से ऊपर उठकर, जन्मस्थान से ऊपर उठकर, इन सब से ऊपर उठकर ही तो बात की गई है। तो यदि धर्म के आधार पर यदि मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है तो ये समानता के अधिकार का भी क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ऐसा किसका मानना था, विरोध करने वालों का। 2 चीज। तीसरी चीजें, आप ये जानते हैं कि बांग्लादेश से सटे हुए देश राज्य हैं, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में विरोध ज़्यादा हुआ। इन राज्यों में विरोध ज़्यादा हुआ। विरोध इसलिए ज़्यादा हुआ कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से सटे हुए हैं, बांग्लादेश से सटे हुए हैं। और एक बात ये सही है कि जितना शरणार्थी भारत में बांग्लादेश से आए हैं उतना बल्कि पाकिस्तान से नहीं आते। शरणार्थी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो दूसरे देश से भारत में आए हुए हैं। तो ज़्यादातर शरणार्थी कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से। अब जो बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य हैं, इन सभी राज्यों में शरणार्थियों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा है। अब जब शरणार्थी आएंगे यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो उन राज्य के लोगों को दिक्कतें होंगी ना, कई प्रकार से दिक्कतें हो सकती हैं। वो दिक्कतें आपको रहने खाने के अलावा ये भी हो सकती है आर्थिक भी। आर्थिक इसलिए क्योंकि आप देखिए, अब मैं जब आपको पढ़ाया था इसके पहले कभी, शायद इस बैच में भी मैंने इसकी चर्चा नहीं किया, जब मैंने आपको बताया था कि
यूरोपियन यूनियन से जब एक देश अलग हुआ था, कौन? ब्रिटेन अलग हुआ था ना। यूरोपियन यूनियन का नाम सुने हैं? ईयू बोलते हैं, नहीं सुना है? यूरोपियन यूनियन से कौन अलग हुआ? जब ब्रिटेन अलग हुआ, ब्रिटेन अलग हुआ ना। हाँ, जब ब्रिटेन अलग हुआ था तो वहाँ के देश, ब्रिटेन के नागरिकों ने इस बात का विरोध किया था, अलग होने का नहीं, अलग होने का समर्थन किया था, विरोध इस मतलब ईयू में बने रहने का विरोध इस कारण किया था। इनका ये कहना था कि जैसे ब्रिटेन अगर देखा जाए तो एक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न देश है, मजबूत है, अर्थव्यवस्था उसकी ताकतवर है, और जो लोग ईयू में शामिल जो लोग देश थे, उस समय देशों की संख्या उसमें 28 थी, तो 28 देशों के लोग, जो उन 28 देशों में गरीब देश हैं, उन गरीब देशों के नागरिक जब इन देशों में आते हैं, कौन से देशों में? ब्रिटेन में, तो वो सस्ते दामों पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे क्या होती है कि ब्रिटेन के जो लोग मजदूरी करने वाले हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, उनका आर्थिक नुकसान हुआ ना। इसको ऐसे समझिए कि यदि आपके पास कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई धन नहीं है, तो आप एक छोटी सी न्यूनतम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब आप सोचिए कि जो शरणार्थी बांग्लादेश जैसे देशों से आके किन राज्यों में, इन राज्यों में बस रहे हैं, अब चूंकि उनकी मजबूरी है, वो दूसरे देश से आए हैं, तो क्या करेंगे? न्यूनतम मजदूरी पर भी काम करने को कहीं पे तैयार हो जाएंगे। तो इनको दिक्कत होगी ना, जो इन देश के मूल निवासी है, जो हमारे देश के नागरिक है, उनका ये विरोध होगा ना कि ये कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे आर्थिक नुकसान किसका होता है? इन राज्य के लोगों का होता है। इसके अलावा अपराध में भी, अपराधों की संख्या में भी देखी गई कि जितने भी जघन्य अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भी कौन ज़्यादा लिप्त है? शरणार्थी। तो इन राज्यों ने भी इसका विरोध इसलिए कहा कि भैया 1971 से पहले से, जब से बांग्लादेश में अस्थिरता आई, क्या पाकिस्तान में अस्थिरता आई, बाद में वो बांग्लादेश बना, तब से लेकर आज तक तो असंख्य, मतलब कई, मतलब जिनकी कोई संख्या का निश्चित नहीं है, इतने लोग कहाँ चले आ रहे हैं, इन देश राज्यों में आके बस रहे हैं। और उनको हटाने के बजाय सरकार क्या कह रही है? सरकार 2019 के अधिनियम के तहत कह रही है कि अल्पसंख्यक बांग्लादेश के और आ सकते हैं। तो भैया समस्या किसके लिए होगी? असम, इन राज्यों के लिए होगी ना। अब इनमें, इनसे अगर हम कहें कि इनको पंजाब नहीं, चलिए इधर चले आइए, अब मध्य प्रदेश को कहिए, अब मध्य प्रदेश को इनसे क्या समस्या है? मध्य प्रदेश में थोड़ी जाके शरणार्थी बस रहे हैं, बस कहाँ रहे हैं? इन राज्यों में। तो इन राज्यों को लोगों का विरोध करना स्वाभाविक सी बात है। एक चीज, दूसरे 3 बातें हो गई विरोध का कारण। नंबर 1, प्रस्तावना में जो शब्द क्या था? पंथ निरपेक्ष। नंबर 2, समानता का अधिकार। और नंबर 3, बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्य ज़्यादा आंदोलनरत थे। क्यों आंदोलनरत थे? कि शरणार्थियों के आने से या उनको भारत की नागरिकता दे देने से इनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। यानी इनकी इच्छा ये थी कि इनको निकाला जाए, और उसके बजाय, निकालने की बजाय क्या किया गया कि इनको और नागरिकता देने का काम किया गया। इसके ठीक पहले आपको पता होगा कि वो भी बात, शब्द बड़ा चर्चा में था, यानी कि ये CAA, नागरिकता अधिनियम 2019 लाने से पहले एक और शब्द बड़ा चर्चा में था। क्या? NRC। कौन सा शब्द चर्चा में था? NRC। NRC का मतलब है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। आप इसको ऐसे हिंदी में याद कर लीजिए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आ गया, ध्यान रखिएगा, NRC पहले है, रजिस्टर पहले अपडेट हुआ है, और CAA बाद में आया। रजिस्टर पहले अपडेट हुआ है और CAA बाद में आया। तो जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आ गया तो उसमें बहुत जो कहाँ से आए हुए हैं, बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, यानी मुसलमानों को छोड़कर जितने भी बांग्लादेश से आए थे, सब के सब इस लिस्ट से क्या हो गए? बाहर हो गए, यानी कि वो भारत के नागरिक नहीं रह गए। तो इस जो विरोध करने वाले थे वो सरकार को भी आरोप लगा रहे थे कि जो इनके हिंदू वोटर थे या और कोई जाति के, मुसलमानों को छोड़कर जो और वोटर थे, अगर अब NRC आ गया तो वो वोटर यानी भारत की नागरिकता से वंचित हो गए, और जब वंचित हो गए तो उनको भारत से बाहर जाना पड़ेगा, और जब भारत से बाहर जाना पड़ेगा तो किसकी वोट बैंक खराब होगी? वोट बैंक सरकार की खराब होगी। तो इसलिए विरोधियों ने सरकार को यह आरोप लगाया कि चूंकि NRC से
एनआरसी के आने से कई हिंदू लोग जो भारत की नागरिकता से वंचित हो रहे थे, तो उनको बचाने के लिए सरकार क्या लाई है, यह अधिनियम लाई है। तो हम कह सकते हैं चौथा विरोध का कारण ये भी था, चौथा विरोध का कारण ये भी था। तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए विरोध क्यों। तो एक पॉइंट में ये लिख लीजिए प्रस्तावना, पंथ निरपेक्ष शब्द को, ताकि देखते ही याद हो जाए। दूसरा समानता का अधिकार। तीसरा इन राज्य जो किसके नज़दीक हैं, बांग्लादेश के नज़दीक है, नोट कर लीजिए। देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के बाद 1951 में यही जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनआरसी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये मेंटेन किया गया। इसमें ये इस बात का उल्लेख या इस बात का जिक्र किया गया कि भारत में का नागरिक कौन है, जो जिसका इस लिस्ट में या इस रजिस्टर में नाम होगा वो भारत का नागरिक होगा, उसके अंदर था नाम नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये कब का बाकाम हो रहा है, 1951 में। 1951 के बाद कई ऐसी घटनाएं घटी, जैसे मान लीजिए कि उस समय के पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में भी काफ़ी नरसंहार हुआ। वहाँ पे युद्ध हुए। इन युद्ध के दौरान, नरसंहार के दौरान बहुत से शरणार्थी, मैंने अभी नाम लिया, बहुत से शरणार्थी आकर पड़ोसी राज्यों में आकर बस गए। अब जब पड़ोसी राज्यों में बांग्लादेश से आके शरणार्थी बसने लगे तो इन पड़ोसी राज्यों में आंदोलन होने लगा। क्या होने लगा, आंदोलन होने लगा। और यह आंदोलन सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर हुआ तो कहाँ पे हुआ था, असम पे हुआ था। तो असम में एक पार्टी जिसका नाम है आल असम स्टूडेंट यूनियन, आल असम स्टूडेंट यूनियन, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो आल का ए ले सकते हैं, असम का ए, यस यू, आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, आसू। क्या कहा जाता है, आसू। एक उस समय के आंदोलन में खड़ी हुई पार्टी थी। आंदोलन किस बात का था कि जो शरणार्थी यानी घुसपैठिए कहाँ पे आए हैं, भारत में आए हैं, इनको भारत से क्या किया जाए, निकाला जाए, इनको भारत से क्या किया जाए, निकाला जाए। तो इसी आंदोलन के दौरान आल असम स्टूडेंट यूनियन नामक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आसू बोलते हैं, एक पार्टी खड़ी हुई। अब इस पार्टी ने इनका विरोध करना चालू किया। जब विरोध करना चालू किया तो फिर सरकारों को भी लगा कि हो बात सही है, क्योंकि उनके आने से क्या बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है। आपको याद होगा जब 1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी ने बाकायदा संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कहा था कि ये क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था ये हमारा आंतरिक मामला है, हम उसको देख लेंगे, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तानी था। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो भी तो पाकिस्तान था, तो बार बार ये कह रहा था पाकिस्तानी हमारा आंतरिक मामला हम देख लेंगे। तो इंदिरा गांधी ने उसका विरोध किया था, यूनाइटेड नेशन में बाकायदा कहा था ये अब आंतरिक मामला नहीं रह गया। आंतरिक मामला तब तक है जब तक तुम्हारी समस्या से हमको समस्या न हो। यदि तुम्हारी समस्या से हमको समस्या हो रही है तो ये आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि उस समय भी बहुत शरणार्थी भाग भाग कर भारत आ रहे थे ना। तो इसको नोट करिए, थोड़ा सा नोट करिए, लिखिएगा। वर्ष 1951 के बाद, वर्ष 1951 के बाद, वर्ष 1951 के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने वाला, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट करने वाला पहला देश, पहला राज्य असम बना। असम बना। उसी में लिख रहे हैं क्या, ऊपर एनआरसी डाल लीजिए, हेडिंग जहाँ से भी चालू किए हैं, हेडिंग जहाँ मैंने उसको ख़त्म किया, मैंने इसको अभी जो लाइन बोली इसके ऊपर एनआरसी डाल लीजिए। नागरिक क्या है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट किया। इसका प्रमुख कारण यह था कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के घुसपैठ की वजह से
वजह से असम ही नहीं बल्कि असम ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्यों में एक जन आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। एक जन आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। असम की बात करें तो असम में यह आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में चल रहा था। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में चल रहा था। वर्ष 2005 में पैसे चेंज कर सकते हैं। वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में यहाँ पर ध्यान देने बात है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, इस बैठक में असम सरकार यानी राज्य की सरकार, केंद्र से नहीं, असम सरकार एवं आसू मतलब समझ गया ना, एवं आसू के बीच राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का की सहमति बनी। इस समझौते में केंद्र सरकार भी शामिल थी। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि पहली बार ऐसा रजिस्टर कब तैयार किया गया? वर्ष 1951 में। 51 से लेकर 2005 के बीच अलग अलग समय में कई बांग्लादेश प्रवासी, जिनको हम क्या नाम दिया गया, घुसपैठिए, भारत में आए। तो इन घुसपैठियों को भारत से भगाने के लिए, इसे वापस भेजने के लिए इन पड़ोसी राज्यों में, किसके पड़ोसी? बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा था? आंदोलन हो रहा था। ये लंबे समय तक आंदोलन चल रहा था कई राज्यों में, लेकिन हम असम की बात करें तो असम में ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? आसू मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में चल रहा था। उसके बाद समय आया 2005 में। आपको पता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अध्यक्षता किया, यानी कि आसू और उस समय की असम सरकार के बीच जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने अध्यक्षता किया। और अध्यक्षता करने के बाद सहमति इस बात की बनी कि जो 1951 में क्या लाया गया, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, उसको क्या किया जाना चाहिए? अपडेट किया जाना चाहिए। अपडेट करेंगे तो भैया जिसका उसमें नाम होगा वो देश में रहेगा, वो देश का नागरिक होगा। जिसका नाम नहीं होगा वो देश से बाहर जाना होगा उसे। तो ये कब हो रहा है काम? 2005 में। कब हो रहा है ये सहमति? कब बन रही? 2005 में। अब हुआ क्या, सहमति तो बन गई, लेकिन उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और उस समय की असम सरकार, सहमति तो बन गई लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और तब लगातार आंदोलन चल रहा था। तो फिर समय आया 2009। समय क्या आया? 2009 में इस
में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। किसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया? ये जो नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात थी। क्यों? क्योंकि सहमति बन गई थी ना कि भैया उसको अपडेट करिए, जो जिसका नाम उसमें होगा वो देश का नागरिक होगा, जिसका नाम नहीं होगा देश का नागरिक नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हस्तक्षेप किया 2009 में, उसने कहा स्पष्ट कि 2014 तक क्या करना चाहिए, ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया जाना चाहिए। कब तक कहा? 2014 तक। अब 2014 के समाप्त होने से पहले ही मई 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। अब नए प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बात ध्यान ये आपको रखना है कि कुछ लोगों के मन में ये है कि ये एनआरसी ये केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई उसकी एक मनमानी नीति थी। ऐसा नहीं है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि पहली बात 1951 में क्या बात की गई, फिर 2005 में जब ये बातें हो रही तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उसके आपको मैंने बताया कि 2 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए को नागरिकता देने के लिए कुछ उदारता दिखाई जाए ना। मैंने बताया ना अभी। तो ये सब देखिए होता क्या है, जब समस्याएं आती हैं तो बैठते हैं लोग, कुछ और बात करते हैं, मनसा कुछ और होती है, तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। अब 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा निर्धारित कर दी, कितना? 2014 तक। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में हस्तक्षेप करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में हस्तक्षेप करते हुए असम सरकार को कहा, असम सरकार से कहा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 2014 तक, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 2014 तक अपडेट किया जाना चाहिए, 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के पश्चात नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के गठन के पश्चात एनआरसी के अपडेट करने की कवायद शुरू हुई। एनआरसी के अपडेट करने की कवायद शुरू हुई। अंततः 31 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम लिस्ट जारी हुई या अंतिम सूची जारी हुई, जिससे असम के लोगों में से ही 19,06,657 लोग बाहर हो गए। अब ये जो बाहर हो गए यानी वो भारत के नागरिक नहीं है, बाहर हो गए। चलिए बोर्ड पर अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं। 1951 क्या हुआ? पहली बार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आया, उसमें जिसका नाम है वो भारत का नागरिक है, अन्यथा भारत का नागरिक नहीं है। उसके बाद फिर बांग्लादेश बना। उस आंदोलन के दौरान या बांग्लादेश में नरसंहार युद्ध के दौरान बांग्लादेश से खूब प्रवासी भारत आए, वो घुसपैठिए के तौर पे, जो भारत के नागरिक नहीं थे। तो चूंकि जब पड़ोसी राज्यों में समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो इसका क्या हुआ? आंदोलन होने लगा। आंदोलन चलता रहा, लेकिन जाके एक साथ कभी कोई टेबल पे बैठा तो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, असम की सरकार, और आसू यानी असम
ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। फिर मामला कब सुप्रीम कोर्ट में कब गया? 2009 में गया। सुप्रीम कोर्ट में 2009 में गया। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की 2014 तक एनआरसी को क्या किया जाए, अपडेट किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि 2014 में सरकार बदल गई। जब नई सरकार सत्ता में आई तो उसने इस तरफ कुछ काम करना प्रारंभ किया। अंततः लिस्ट कब आई? 31 अगस्त 2019 को। कहाँ की आई? असम की। पहली लिस्ट कहाँ की? असम। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही लिखाया कि 1951 के बाद एनआरसी अपडेट करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम बना। तो लिस्ट आई और उस लिस्ट में से कितने लोग? 19,06,657 लोग बाहर हो गए, यानी कि देश के नागरिक नहीं है। अब इसका भी विरोध करने का कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने में कोई ना कोई गलतियां हुई, कोई ना कोई चूक हुई, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपतियों का भी नाम इससे क्या था? बाहर था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कतें हुई। ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है या कोई और दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर इसका भी विरोध हुआ। जब इस 19,06,657 लोग इससे बाहर हो गए और इसी के बाद फिर क्या लाया गया? CAA। और CAA लाकर कह दिया गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और वो नागरिकता की जो शर्त 11 साल थी वो घटाकर कितना कर दिया गया? 5 साल। तो मैंने जो चौथा पॉइंट विरोध का बताया था, मैंने ये कहा था कि CAA का ये विरोध का एक कारण यह भी था क्योंकि एनआरसी के आने से कई लोग बाहर हो गए थे। तो लोग विरोधियों का कहना था कि सरकार ने इसीलिए ऐसा काम किया था। अब आपका यही था भैया CAA और एनआरसी। अब यहाँ से हमको लगता है कि भाग 2 यानी कौन? नागरिकता का चैप्टर समाप्त होता है।